गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एल्बन क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि खैर चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में साथ हैं, और ये जो लेक्चर जो चल रहे हैं वो कंबाइंड लेक्चर चल रहे हैं। मीन्स मतलब जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उन लेक्चर्स को हम लोगों ने मर्ज किया है। मतलब उन लेक्चर्स को हम लोगों ने मर्ज किया है, जैसे कि कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमने 100 क्वेश्चन कराए थे लगभग, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता से 100। इस तरीके से जो 2-3 लेक्चर्स को हमने एक एक लेक्चर में मर्ज करके आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये गुप्ता डायनेस्टी एंड उसके बाद का जो कुछ शासनकाल रहता है, जिसमें हर्षवर्धन का शासनकाल को हम इंक्लूड करेंगे। और फिर उसके बाद जो अगला लेक्चर होने वाला है, वो जो दक्षिण भारत में जो राज्य उभर के आए थे, पल्लव एवं चालुक्यों की बात हम लोग करेंगे। खैर उसके बाद वो तो छोड़िए, फिर आज के जो लेक्चर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज का लेक्चर दोस्तों होने वाला है गुप्ता डायनेस्टी और उसके बाद के काल का, जब ये डिक्लाइन पे चला जाता है। फिर उसके बाद जो शासक उभर के आते हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे गुप्ता डायनेस्टी का हम लोग एक थोड़ा-सा ब्रीफ ले लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो मौर्य काल का जो शासन था, जिसमें सर्वप्रमुख शासकों में अगर हम गिनती करें तो सातवाहन शासक थे, और पुष्यमित्र शुंग शासक थे। और उसके बाद जो हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमणों के थ्रू जो विदेशी जनजातियाँ भारत के अंदर आई थीं, जैसे कि शक शासक थे, शक शासक हुए, फिर कुषाण शासक हुए। उसमें कुषाण शासकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। उनके डिक्लाइन के बाद जो भारत में एक जो महत्वपूर्ण जो शक्ति उभर के आई, ठीक है? वो शक्ति उभर के आई थी गुप्तों की, ठीक है? गुप्ता डायनेस्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, गुप्त साम्राज्य। हालाँकि जो गुप्तों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में बहुत ख़ास जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनके प्रारंभिक जो शासक थे, उसमें श्रीगुप्त को इनकी स्थापना का, गुप्त शासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। हालाँकि जैसे कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उन्होंने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अ खैर, उसके बाद के शासकों के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का काफ़ी महान शासक हुए, थोड़ी-सी लंबी फ़हरिस्त है। तो हम लोग आज उनके शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। राजाओं-महाराजाओं के जो कार्य थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके समय में जो अ मंदिर निर्माण हुए, जो निर्माण कला थी उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी, जो ट्रेड थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो इकोनॉमिकल चेंजेस आए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग पूरे एक तरीके से ओवरऑल जो उस समय की जो सोसाइटी थी, और जो सोसाइटी में क्या चेंजेस आए थे, ठीक? और सोसाइटी के बाद जो धार्मिक लेवल पे किस प्रकार के बदलाव आए, फिर उसके बाद राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार के बदलाव आए, ठीक है? फिर और उसके अलावा फिर वाणिज्यिक स्तर पर किस प्रकार के बदलाव हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये सारे टॉपिक हम लोग इंक्लूड करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सहयोग करेंगे और साथ में इसमें सहभागिता भी निभाएँगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी-सी ब्रीफिंग हो गई है। इसके अलावा आपको अगर किसी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो आप लोग इस सामने दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी के लिए किसी भी प्रकार की, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आप लोग हम लोगों को जॉइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बेशक सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक? अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, बेहतर क्वेश्चन लग रहे हैं, आपके एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, तभी आप लोग हमको जॉइन करिए, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? हालाँकि अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कर भी लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। चलिए, हम लोग अधिक चर्चा नहीं करेंगे और सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सभी बताया कि जितने क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिशन के इस दौर में सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? किसी को भी हम लोग कम या छोटे पे नहीं आँक सकते। कभी-कभी होता है कि बहुत से आसान क्वेश्चन होते हैं, वो हमसे गलत हो जाते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं कि हम लोग को आते नहीं हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, उसकी वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको एक तरीके से निग्लेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि अरे यार, ये तो मुझे आता है। और अक्सर क्या होता है कि उन क्वेश्चनों में अगर बहुत
जो रिलेवेंट अगर आंसर दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे गलती हो जाती है क्योंकि हम लोग उसका रिवीजन नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी समस्या रह जाती है। चलो पहला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? महाराजा धीराज की जो उपाधि थी धारण करने वाला प्रथम गुप्त राजा कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था सबसे पहले। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का दोस्तों श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, श्रीगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया और कुमारगुप्त हो गया। ठीक है? गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है दोस्तों कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक, आगे चर्चा करेंगे। थर्ड पे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए? कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे? ठीक, श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया और समुद्रगुप्त हो गया। सोने के सिक्के जारी जिसने पहली बार किए थे, चंद्रगुप्त। पहली बार मीन्स मतलब गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही। गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हालांकि जब सोने के सिक्के जारी करने की बात आई तो सबसे जो पहले जो इंडो ग्रीक शासक थे उन्होंने जारी किए थे, ठीक है? तो और उन्होंने सबसे लेख युक्त सिक्के जारी किए थे, आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे सबसे पहले इसने इंडो ग्रीक शासकों ने। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशासनी की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त द्वारा जो इलाहाबाद प्रशासनी है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? किस कवि के द्वारा की गई थी? रवि कीर्ति, हरिसेन, वर्षभट्टी और उमापति धारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी हरिसेन। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन। हरिसेन इनका महासंधि विग्रह भी था और इनको एक पद और मिला हुआ था। जैसे गुप्ता डायनेस्टी में, जैसे गुप्ता डायनेस्टी के एक तरीके से कह सकते हैं उसका जो विघटन हुआ था उसके विघटन के एक दो कारणों में ये भी गिना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी में जो एक साथ दो दो शासकों के शासन करने का वर्णन भी मिलता है और एक साथ क्या होता है कि आनुवांशिक रूप से एक पद दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे चक्रपालित और चक्रपर्णदत्त और चक्रपालित पिता पुत्र थे। ठीक, इस प्रकार से थोड़ा सा क्या होता है, हालांकि माना जाता है, कितना प्रभाव कितना नहीं प्रभाव पड़ा है उसके हो तो एक, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है, जानते ही हैं आपको। पुड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? पुड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? उसका किस स्थान से समीकरण लगाया जाता है? उड़ीसा, उत्तरी बंगाल, आसाम और विदर्भ। उड़ीसा, उत्तरी बंगाल, आसाम और विदर्भ। ठीक है, ये लगाया जाता है उत्तरी बंगाल। ठीक है, ये लगाया जाता है उत्तरी बंगाल से। ठीक है, और मेरे ख्याल से इस समय जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ शासन काल में ही जो पुड्रवर्धन का जो शासक था वो शायद चिरादित्य शासक था। पुड्रवर्धन उस समय शायद चिरादित्य उनका शासक था। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, डॉक्टर एस.सी. रायचौधरी, डॉक्टर के.पी. जायसवाल। ठीक है, भारत का नेपोलियन तो ये कहा है डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, सेवेंथ, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ठीक है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा, कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त, नीलराज, हस्तिवर्मन और मंटराज। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त को जैसे आर्यभट्ट के युद्ध का विजेता बोला जाता है, जहाँ पे उन्होंने आर्यभट्ट के जो जितने शासक थे उनको हराया था। उसके बाद ये दक्षिण गए, दक्षिण में उन्होंने जो पल्लव शासक था, कौन पल्लव शासक कौन थे उस समय? विष्णुगुप्त। पल्लव शासक थे, विष्णुगुप्त को इन्होंने पराजित किया। 8वां क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। प्रथम गुप्त शासक, ठीक, तो प्रथम गुप्त जिसने चंद्रगुप्त सॉरी जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण थी, देवगुप्त भी इनकी उपाधि धारण थी, देवराज भी इनकी उपाधि थी। कई सारे इन्होंने उपाधियों को धारण किया हुआ था। इसके अलावा आगे आते हैं 9th पे, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया है? ठीक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त और निम्नलिखित में से कोई नहीं। ठीक,
ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए थे? किस एक राजवंश से उनके वैवाहिक संबंध नहीं थे? नागवंश और वाकाटाका वंश, कदम राजवंश और लिच्छवी राजवंश। ठीक। सॉरी। किस एक राजवंश से उनके वैवाहिक संबंध नहीं थे? तो दोस्तों ये वैवाहिक संबंध नहीं थे लिच्छवी राजवंश से। जैसे लिच्छवी राजवंश से कन्या से जिसने विवाह किया था वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है? इसी वजह से ही जो समुद्रगुप्त है उनको लिच्छवी दोहित्र बोला जाता है। ठीक? और इसके अलावा नागवंश की जो कुबेर नागा थी उससे उन्होंने विवाह किया था और वाकाटका वंश के शासक से इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। ठीक है? आगे हम लोग चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस वाकाटाका राजा ने अनुदान ग्राही को चेतावनी दी थी, यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उसका अनुदान रद्द कर दिया जाएगा। किसने? वाकाटक जो का एक शासक था उसने ये अध्यादेश जारी किया था। हरिसेन, विद्याशक्ति प्रवरसेन प्रथम और प्रवरसेन द्वितीय। किसने ये कहा था कि अगर आप राज्य के खिलाफ साजिश करेंगे तो आपको जो अनुदान दिया गया है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये कहा था दोस्तों प्रवरसेन सेकंड ने। ठीक। 12 क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं है। इसमें से कौन-सा जो चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था? अमर सिंह था, बेताल भट्ट था, छपणक था और नागार्जुन था। कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों ये शामिल नहीं थे नागार्जुन। ठीक? कौन शामिल नहीं थे? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? किस शासक के शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। शायद 399 ईस्वी में आए थे और 414 तक मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं अगर मुझे याद है 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। इन्होंने भारत में जगह-जगह भ्रमण किया था और जो गुप्त शासक थे उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। हालाँकि इन्होंने अपनी जानकारी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देते समय इन्होंने शासकों के नाम नहीं दिए हैं। ठीक? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मंदसौर प्रशास्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशास्ति की रचना किसके द्वारा की थी? हरिसेन, वीरसेन, वत्सभट्टी और बाणभट्ट और वत्सभट्टी। मंदसौर। ठीक? हरिसेन, वीरसेन, बाणभट्ट और वत्सभट्टी। तो ये की थी वत्सभट्टी ने। ठीक है? जैसे मंदसौर को 10 पूर्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शायद 10 मंदसौर को 10 पूर्व भी बोला जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। ये कौन थी? शासिका कौन थी ये? कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी और दत्त देवी। ठीक है? कौन थी ये? तो दोस्तों ये थी प्रभावती गुप्ता। ठीक है? प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, इन्होंने उनका विवाह किसके साथ किया था? जो वाकाटाका राजवंश के शासक थे, उनके साथ इन्होंने उनका विवाह किया था और उनका विवाह और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली वाकाटक जो राज्य था, उस राज्य को ये एक तरीके से इनडायरेक्टली लीड करते थे। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? श्रीगुप्त, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है? हूणों को पराजित किया है। ये थे स्कंदगुप्त। ठीक है? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया है। ठीक है? हूण सरदार मेहुल कुल को पराजित किया था। जो हूण सरदार था मेहुल कुल को किसने पराजित किया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक? हूण शासक मिहिर भोज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? जैसे जैसे स्कंदगुप्त ने जब पराजित किया था तो उस समय हूण शासक जो आक्रमण हुआ था तोड़मल, शायद उस समय जो आक्रमण हुआ था तोड़मल के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था जिसे स्कंदगुप्त द्वारा पराजित कर दिया गया था। उसके बाद उन्हीं का एक पुत्र थे मेहुरकुल, ये हूण वंश के शासक हुए थे। तो इनको किसने पराजित किया था? पुरगुप्त ने, बुद्धगुप्त ने, भानुगुप्त ने और नरसिंह बालादित्य ने। तो ये पराजित किया था नरसिंह गुप्त ने। ठीक है? नरसिंह गुप्त की जगह अगर नरसिंह गुप्त बालादित्य भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा इनका। नरसिंह गुप्त बालादित्य। और इसके अलावा कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन, उन्होंने भी इसको पराजित किया था। किसको? मिहिरकुल को। पत्नियों के नाम दिए हैं, नरेश दिए, उनकी पत्नियों के नाम दिए हैं। ठीक है? तो
चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुमार देवी, महादेवी कुमार देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था पत्नी का नाम था महादेवी कुबेर नागा, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी या दत्त देवी, ठीक। तो मिला लेते हैं, ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, ठीक। तो आंसर इसका होगा फर्स्ट। 18 है, गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया? गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया, मतलब कौन सी उपाधि उन्होंने धारण नहीं की थी? परमेश्वर और धर्म प्रवर्तक, परम भट्टारक और महाराजा धीराज, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? उन्होंने ये उपाधि धारण नहीं की, धर्म परिवर्तक उपाधि को उन्होंने धारण नहीं किया था। इसके अलावा बाकी सारी उपाधियां उनके द्वारा धारण की गई है। 19 पे सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख, ठीक है। ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नानाघाट अभिलेख और एरण अभिलेख, ठीक। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है एरण, ठीक है। एरण ये पूर्वी मालवा में पड़ता है क्या? एरण कहाँ पड़ता है दोस्तों? पूर्वी मालवा में, ठीक है। अ, हाँ, पूर्वी मालवा में, ठीक है। एरण भानुगुप्त का, ठीक है। भानुगुप्त के शासनकाल का है, भानुगुप्त 510, ठीक है। हुणों के आक्रमण के समय में भानुगुप्त की सेना ने हुणों का सामना किया था। उन्हीं के एक सेना नायक थे गोपराज, उनकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, मतलब युद्ध क्षेत्र में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी उनके साथ ही जल के सती हो गई थी। तो ये मतलब डॉक्यूमेंटेड पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड पहला एग्जाम्पल है जो भानुगुप्त के एक एरन अभिलेख में ये डॉक्यूमेंटेड है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? जैसे जैसे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण एक व्यवस्थाओं में जो सोशल जो चेंजेस आए थे, सोसाइटी में जो चेंजेस आए थे, उसमें कुछ जातियां क्या होता है, मतलब जिस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा था, एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार हुआ था और वाणिज्य का विस्तार हुआ था, तो बहुत अधिक मात्रा में क्लर्कों की आवश्यकता हुई, ठीक है। तो ब्राह्मणों की सहायक के लिए एक क्लर्कल समाज उत्पन्न हुआ, जिसको कायस्थ कहा जाने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है यज्ञवाला की स्मृति में। बाद में ये कायस्थों का मतलब एक तरीके से जो कर्णिक का काम था, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था, वो एक तरीके से इन्होंने ब्राह्मणों से छीन लिया, जिसकी वजह से ब्राह्मणों और कायस्थों के बीच में एक तरीके का प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है गुप्त और गुप्तोत्तर काल में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21 क्या सूची 1, सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची को हमको सुमेलित भी करना है, उनको सही से मिलाप करना है। कुछ बुक्स दे रखी है, बुक्स के सामने कुछ राइटर्स दे रखे हैं, उनको मिलाना है। महाभाष्य आप सभी लोग जानते हैं, पतंजलि द्वारा लिखा हुआ है, किसके? शुंग शासन काल में पुष्यमित्र शुंग के। ये कौन थे दोस्तों? ये पुरोहित थे, ठीक। कुमार संभव कालिदास द्वारा लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक शामिल थे। अष्टधाई पढ़नी, मैंने पहले बताया, महापद्म नंद के शासन काल में थे। महापद्म नंद के ये वो थे, मित्र थे। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा हुआ है। तो ए का 4 है तो सब यही हो गया। ए का 4, बी का 1, सी का 2, 2 का 3, इसका आंसर होगा ए। 22 का कहता है गुप्त काल में भूमि अभिलेख लैंड रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? जो उसके उसके लिए जो लैंड रिकॉर्ड्स को होल्डिंग करने के लिए या फिर उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए जो वर्ग रखा जाता था या सॉरी जो अधिकारी था, ऑफिसर था, उसको क्या कहा जाता था? कर्णिक, ध्रुवाधिकरण, सौलिक और समाहर्ता। क्या कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता था कर्णिक, ठीक है। ये क्या था? लैंड रिकॉर्ड को रखता था, ठीक है। ध्रुवाधिकरण का क्या काम था? ये कर संग्रहण का काम करता था गुप्ता डायनेस्टी में। सौलिक क्या होता था? ये चुंगी कर वसूलता था। सौलिक क्या होता था? चुंगी कर वसूलता था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। समाहर्ता मौर्यकालीन राजस्व संग्रह करता था। आ जाते हैं थर्ड, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम क्या था? प्रांतीय जो राज्यपाल थे उनको किस नाम से जाना जाता था? विषयपति, कुमारामात्य, उपारिक और आयुक्तक, किस नाम से जाना जाता था? जैसे जो गुप्ता डायनेस्टी की बात की तो क्या होता था? सबसे बड़ा राज्य होता था, साम्राज्य होता था, ठीक है। साम्राज्य होता था, फिर उसके बाद जो राज्य होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे देश, ठीक है। भुक्ति और अवनी नाम से जाना जाता था।
ठीक है? फिर उसके बाद उसकी छोटी इकाई आती थी जिसको हम लोग विषय बोलते थे, ठीक है? फिर उसके बाद विषय के बाद एक और इकाई आई थी जिसको हम लोग विथि बोलते हैं, क्या बोलते थे? विथि बोलते थे, ठीक है? विथि बोलते थे। विथि के बाद एक और इकाई आई थी पेट, पेट के अंतिम इकाई होती थी ग्राम। ये इस तरीके से पूरा इनका जो अभिनव कैसे हो? ठीक है? ये उनका पूरा प्रांत था, ठीक है? इसके जो शासक हुआ करते थे, इसके शासकों को उपारिक और गोप्ता बोला जाता था। गोप्ता जो होते थे ना, जो सीमांत प्रदेश होते थे, जो सीमा के आस-पास के प्रदेश होते थे, उनके जो प्रमुख राज्यपाल बनाए जाते, उन्हें गोप्ता कहा जाता था। उपारिक भी उसी प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था। इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता दूँ, और विषयपति को एक और नाम से भी जाना जाता है, कुमारमात्य, ठीक है? विधि का ना एक तरीके से विधि तहसील हुआ करता था, क्या होता था? तहसील। पीठ क्या होता था? पीठ बड़ा गाँव हुआ करता था, बड़ा गाँव या कह सकते हैं गाँव का एक समूह, और ये सबसे छोटी इकाई होती थी ग्रामीण, सबसे छोटी इकाई, ठीक है? तो 23 का बिल्कुल ठीक है। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। 24 सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त पराक्रम और स्कंदगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त। चांदी के सिक्कों का, ठीक है? चांदी के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग करवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और उसको क्या नाम दिया गया था? उसका नाम दिया गया था रुपया, ठीक है? रुपया उसको नाम दिया गया था, ठीक? और क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जब इन्होंने शक शासक को पराजित किया था, ठीक है? शक शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। हालाँकि वो चांदी के सिक्के जो शक शासकों द्वारा ऑलरेडी जारी किए हुए थे, उन्हीं को उन्होंने अपने नाम से छपवा दिए, ठीक? निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। जो राजवंश है उनको सही कालक्रम में हमको सजाना है। सातवाहन, मौर्य, कुषाण और गुप्त, ठीक? तो सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी हुई थी, फिर सातवाहन, फिर कुषाण, फिर गुप्त, यानी कि BACD 25 का ए, ठीक? 26 निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में भूमि माप की इकाई थी? निम्नलिखित में से कौन सी गुप्ता डायनेस्टी में भूमि माप की इकाई थी? कर्षक, विशोपंख, द्वारक और निवर्तन, ठीक है? कौन सी भूमि माप की इकाई थी? तो ये दोस्तों भूमि माप की इकाई थी निवर्तन। इसके अलावा निवर्तन के अलावा कुलिया माप एक इकाई थी, ठीक है? और एक आढ़ा माप थी, आढ़ा आढ़ा माप एक इकाई थी, ठीक? तो कई प्रकार के 25 का ए सर रज्जुक वाला क्वेश्चन का आंसर न्यायिक माना है। कौन से पेपर में, किस समय के पेपर में? उसमें ऑप्शन कौन-कौन से दिए हुए थे ये देखना। मैं बता तो रहा हूँ कि भई बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि रज्जुक वाले में कई जगह मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि कई कई बार रिपीटेड है, कई जगह इसको राजस्व अधिकारी मान लिया है और 1-2 जगह इसको न्यायिक अधिकारी बोल दिया गया है। तो बहुत कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, किसको सही माना जाए, किसको सही नहीं माना जाए, ठीक? आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन-सा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? मेन कारण क्या है? ये आयोग भी तो आयोग भी तो अपनी बात पे टिका नहीं रहता है कि ये सही है तो इसी को हमेशा सही मानिए ना। फिर पता चला दोबारा क्वेश्चन वो फिर किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी जॉब में पूछ लिया गया, उसमें कुछ और मान लिया गया, उसमें राज्यसभा। हाँ, दोनों ऑप्शन है, वही कह रहा हूँ दोनों ऑप्शन है। कायदे में उनको दोनों ऑप्शन का जो आंसर भी दोनों ही देना चाहिए कि ए और बी दोनों ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया ना, वो ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि अ, आयोग अपनी गलती स्वीकार करेगा नहीं, और हम लोगों के वो नंबर कॉमन हो जाते हैं, तो उससे नुकसान हो जाता है अच्छे कैंडिडेट को। खैर चलिए छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन-सा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? गीत काव्य है, राजनीतिक नाटक है, वैज्ञानिक कथा साहित्य और मिथकीय विवरण है, ठीक है? तो ये लागू होता है राजनैतिक नाटक, ठीक है? इसी इसी विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम के नाटक के थ्रू ही सबसे पहले हमको पता चला रामगुप्त का एक तरीके से जो कैरेक्टर बाहर निकल के आया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है झांसी में जो बना हुआ है, वो किस प्रकार का मंदिर है? ठीक है?
त्रिकूट प्रकार एकायतन मंदिर और पंचायन मंदिर, ठीक है। पंचायतन मंदिर भी लिखा हो सकता है, पंचायन प्रकार भी लिखा हुआ है, तो ये पंचायन प्रकार का है, ठीक है। आगे चलते हैं 29 का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? 28 का डी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, त्रिकूट प्रकार, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 29 का सेम क्वेश्चन है, डी बिल्कुल ठीक है। 28 का डी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं 30 पे, निम्नलिखित में से कौन मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था? कौन महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन था, जो पल्लव शासक थे? पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। कौन इनके समकालीन थे? तो दोस्तों इनके समकालीन थे हर्षवर्धन, ठीक। हर्षवर्धन इनके समकालीन थे, उन्होंने मत्तविलास प्रहसन नाम का एक नाटक लिखा है कि एक तरीके का हास्य काव्य है, जिसमें बौद्धों और कपालिकों की जो खासतौर से जो कपालिकों की जो क्रिया विधियां है या उनके कार्य वगैरह है, उनको उनका इन्होंने बड़ा ही मजाक उड़ाया है। और जैसे गुण भर और विचित्र चित्र इनकी कुछ उपाधियां हैं, ठीक है। मत्तविलास, विचित्र चित्र और गुण भर इनकी महेंद्र क्या नाम था इनका यार, महेंद्र वर्मन। इतनी मतलब तेजी पढ़ाने में कहीं पिछला ही बता पड़ा, कंफ्यूजन, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा था। चतुर्भुज कुछ मंदिर दिए हैं, उनका जो स्थान है वो कहाँ पे अवस्थित है, उनकी चर्चा की गई है। चतुर्भुज मंदिर, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर आप सभी लोग जानते हैं, खजुराहो से संबंधित है। और इरातेश्वर मंदिर है द्वार समुद्र से। और माला देवी मंदिर है गया राजपुर। और अंबाबाता मंदिर है जगत से, ठीक है। ए का बी है, सॉरी, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो इसका आंसर होगा बी। आगे हम लोग चलते हैं 32 पे, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिव जो लिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया था? उदिताचार्य ने मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार, मथुरा में जो मथुरा क्या था ना, गुप्ता डायनेस्टी के समय में जो मथुरा था वो क्या था, पशुपात संप्रदायों का, पशुपातों का एक गढ़ माना जाता था। 31 का बी और डी, 31 का बी और डी। हाँ, बी और डी वो गड़बड़ कर दिया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया यार, 2 कैसे हो सकते हैं इसमें। उन्होंने वो एक जैसे ही कर दिए। तो घटेश्वर एवं कदम्बेश्वर, बी नागेश्वर एवं नागनाथ, कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर, नजुंदेश्वर एवं श्री शिलेश्वर। क्या नाम है? तो दोस्तों तो यह कपिलेश्वर और मितेश्वर, ठीक है। ये उदिताचार्य पशुपात संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। मथुरा उस समय इनका गढ़ माना जाता था। उड़ीसा के मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरणों से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में, ठीक है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकाएं गवाक्ष हैं, जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता है। ये दोनों सही है दोस्तों। 35 का ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है, दोनों सही है। 35 का दोनों सही है। 32 नहीं पता। 32 कौन सा था? अच्छा 32, क्या हो गया? 32 का नहीं पता। 32 का ये है कपिलेश्वर और उपमितेश्वर, ठीक है। कपिलेश्वर उपमितेश्वर इन्होंने स्थापित किए थे, किसने? जो उदिताचार्य थे, जो एक पशुपात संप्रदाय के आचार्य थे। और मथुरा उस समय, अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि पशुपात संप्रदाय का कौन सा गढ़ माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी में, तो मथुरा उस समय पशुपात संप्रदाय का, शैव मतावलंबियों का एक गढ़ माना जाता था, जिसमें उदिताचार्य ने, ठीक है। तो 35 का सी। 36, ये 35 कैसे आ गया? चलिए 36 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी और गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? ठीक है। मालती माधव, मृच्छकटिकम, प्रियदर्शिका और रत्नावली। मालती माधव, मृच्छकटिकम, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक। तो ये मृच्छकटिकम है। ऐसा, ये मृच्छकटिकम किसका द्वारा लिखा हुआ है? शूद्रक के द्वारा, ठीक है। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है।
और ये पहला ऐसा नाटक है, मतलब उस समय के दौरान में लिखा हो गया, इसे पहला ऐसा नाटक माना जाता है जिसमें राजसी परिवार की बात ना करके समाज के एक साधारण व्यक्ति की बात की, मतलब साधारण समाज को उकेरने का प्रयास किया गया है। 36 का बी। इस चीज़ को ध्यान रखने कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन-सा ग्रंथ है जो राजसी परिवार की बात ना करके साधारण व्यक्तिजनों की बात करता है या साधारण मनुष्यों की बात करता है। 37 निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? यह चित्र गुहा भित्तियों पर बिना कोई पूर्व उपचार किए बनाए गए हैं, ठीक है? सही नहीं है, दृश्यों को अलग-अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया गया है। यह चित्र अधिकतर जातक कथाओं से दर्शाते हैं। इन चित्रों में कहीं-कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चित्र भी दर्शाए गए हैं। गैर भारतीय मूल के मानव चित्र भी दर्शाए गए हैं। तो इसका दोस्तों पहला सही नहीं है। जैसे भित्ति चित्र बनाते थे, उसको पहले उपचार करते थे, जैसे उस जगह जहाँ पे चित्र बनाते थे, उसको पहले बहुत अच्छे ढंग से साफ किया जाता था। फिर उसपे कोई लेप-वेप लगाया जाता था, वो तो मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा है कौन-सी चीज़ का लेप होता था। शायद शहद-वहद और कुछ और चीज़ें मिक्स की जाती थी उसमें। फिर लेप-वेप लगाया जाता था, फिर नेचुरल रंगों से उसको सजाया जाता था। 37 का डी। 37 का डी नहीं है। इन चित्रों में कहीं-कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र दिखाए गए हैं। देखिए इसमें जैसे अजंता में एक जगह पे जो अजंता की गुफा है, उसमें एक जगह पे शायद दूसरी गुफा है, उस दूसरी गुफा में जो फारस का एक राजदूत आया है, गैर गैर भारतीय हुआ ना, भारतीय मूल का। फारस का एक राजदूत कहाँ आता है? पुलकेशिन द्वितीय के राज में आता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय उसका स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ये शायद द्वितीय गुफा में है अजंता के। तो ये डी भी सही है, पहला सही नहीं है, उसमें उपचार किए जाते थे, बगैर उपचार के चित्र नहीं बनते थे। पहले उसको बहुत क्लीन किया जाता था, फिर उसपे लेप लगाया जाता था। 38 है निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है? अब जो अभिलेख है उनका सही कालानुक्रम हमको बताना है। महरौली स्तंभ लेख, अपसर अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऐहोल अभिलेख। महरौली स्तंभ लेख देखिए, सबसे पहले महरौली स्तंभ लेख होगा। नहीं, 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 नहीं। सबसे पहले तीसरा है, ठीक है? इलाहाबाद स्तंभ लेख जो प्रयाग प्रशस्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। फिर महरौली है, ठीक? और फिर महरौली है, फिर ऐहोल अभिलेख है चालुक्य का, फिर अपसाड अभिलेख है, ठीक? 1 3 3 1 4 2 3 1 4 2 ठीक? जैसे अपसाड लिखा हुआ है, अपसाड। अच्छा, तो द्रव्य अजंता में है। अच्छा, वो दृश्य अजंता में है, हाँ, ठीक। तो अपसाड जो अभिलेख है ये क्या है, जो उत्तरवर्ती जिनको गुप्त साम्राज्य बोला जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कृष्णगुप्त जिसके संस्थापक माने जाते थे, तो उसी में एक शासक हुए थे आदित्य सेन। आदित्य सेन का ये लेख है अपसाड अभिलेख, ठीक। 39 का है दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासन काल से संबंधित है? दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासन से संबंधित है? रामगुप्त से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। ठीक है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है कुमारगुप्त प्रथम से। अच्छा, इनके शासनकाल में सबसे अभी तक 18 अभिलेख प्राप्त किए गए हैं, किसके? कुमारगुप्त के शासनकाल से जुड़े हुए 18 अभिलेख प्राप्त किए हैं। इसके अलावा बेग्राम ताम्रपत्र अभिलेख और धनदेह ताम्रपत्र अभिलेख, और ये कौन सा है, दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, ये कुमारगुप्त के शासनकाल से संबंधित है ये। लेकिन ये तीनों जो ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ पाए गए हैं? बंगाल में पाए गए हैं, ओ सॉरी, बांग्लादेश में पाए गए हैं, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। 40, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। एक में कृतियां दिए गई हैं, दूसरे में उसके रचयिता दिए गए हैं, ठीक है। पहला मिलाते हैं, मृच्छकटिकम अभी बताया था, शूद्रक, ठीक। ऋतु संहार आप सभी लोगों को पता है, कालिदास रचित है। किरातार्जुनीय किसकी है? भरावे की है। और माँ की शिशुपाल वध, ठीक। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ठीक है, सी का 4, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, 40 का आंसर होगा ए दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं हम लोग 41 पे। 41 क्या कहता है? निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में से विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया? विष्णु का वराह अवतार, ध्यान रखिएगा, शिल्प में से विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, ठीक। उदयगिरी,
40 का डी, 40 का डी नहीं है। अभिनव 40 का डी नहीं है, ठीक है। किरातुर जो नहीं है धारावी की लिखी हुई है, शिशुपाल वध किसका, माघ का लिखा हुआ है। डी का 3 है, डी का 3 है और सी का 4 है। आगे चलते हैं। 41 निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में से विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। विष्णु का वराह अवतार, उदयगिरी, एलोरा गुफा, औरंगाबाद, हाथी गुफा गुफा भुवनेश्वर और एलिफेंटा गुफा मुंबई। वराह अवतार दर्शाया गया है किसमें, उदयगिरी में, ठीक है। जैसे उदयगिरी में वराह, विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है, जो आप लोग जानते होंगे वराह अवतार जो अपने समुद्र में डुबाई हुई पृथ्वी को अपने उस पे नाक पे रख के लिए आता है, ठीक है। 40 का ए डी दोनों, 40 का ए डी दोनों। अरे यार हाँ ठीक है, ए डी फिर दोनों ही होंगे। वो मुझे लगता है उसने दोनों एक जैसे ही आंसर कर दिए। चलो अच्छी बात है, ए डी दोनों, ठीक है, बढ़िया। 41 का उदयगिरी, ठीक है, विष्णु का वराह अवतार, ठीक। कथन है गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में से एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित व्यक्ति क्या बोलते थे, प्राकृत बोलते थे, ठीक। कारण क्या है, एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। 41 का है। तो इसमें से अगर हम चर्चा करेंगे तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते भी नजर आ जाते हैं। जैसे गुप्ता डायनेस्टी में जो संस्कृत भाषा थी वो एलीट परिवारों की भाषा थी, मतलब मोस्टली ब्राह्मण ही बोला करते थे। जो सामान्य जन के व्यक्ति थे, समान जो जीवन जो व्यतीत कर रहे थे, प्रजा जो जीवन व्यतीत कर रही थी, उनकी जो सामान्य बोलचाल की भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। 43 किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उसके नामों के साथ उल्लेख किया गया है, ठीक है। किस अभिलेख में, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ककुस्त वर्मा का ताल गुंडा स्तंभ अभिलेख, पुलकेशन का ऐहोल प्रशस्ति, रुद्र दमन का गिरनार प्रशस्ति, ठीक। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसमें, दोनों का उल्लेख किया गया है, किसमें, दोनों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कालिदास और भारवी का तो ये किया गया पुलिकेशन का ऐहोल अभिलेख है। पुलिकेशन का ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, रवि कीर्ति, ठीक है। तो इन्होंने खुद की तुलना इन दोनों महान जो साहित्यकार थे उनसे की है इन्होंने। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। गुप्त काल से पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू स्मृति मंदिरों को कोई पुरावशेष नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। पहला वाला बिल्कुल ठीक है। सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी देवताओं से समृद्ध है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, रवि कीर्ति ने अपनी तुलना इन लोगों से की थी, अपना समकक्ष दिखाने की प्रयास किया था एक तरीके से। सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवताओं से संबंधित है, नहीं, एलोरा गुफाएं जो हैं वो क्या है, वो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित है। जैसे 34 गुफाएं हैं जिसमें 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, फिर 13 से लेके 13 से लेके 30 तक, 13 से लेके 30 तक या 29 तक जहाँ तक मुझे याद है वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद की जो 4 हैं, जो 4 हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो 1 और 3 ठीक है 44 का, 2 गलत है, 1 और 3, 44 का ए, ठीक, 44 का ए। 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, पिपरहवा का स्तूप और अमरावती का स्तूप। सिंपल सा ये है, पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। आ जाते हैं 46 स्कंदगुप्त के शासक काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? तुफात, पर्णदत्त, विशाख और हरिसेन। सौराष्ट्र का प्रांतपति था, ये था प्रांतपति पर्णदत्त, ठीक है, प्रांतपति पर्णदत्त। 46 है, सूची 1 की मिलान सूची 2 से करना है, मिला लेते हैं, जो अभिलेख है उनको मिलाना है, ठीक है। जो ऐहोल प्रस्तर अभिलेख है किससे संबंधित है? पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन फर्स्ट से। नासिक गुहा लेख ऊषभ दत्ता से और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से। ए का 3, बी का 4, सॉरी ए का 2, बी का ए का 2, बी का ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ठीक, ये इसका आंसर होगा डी। 48 अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? अजंता के प्राचीनतम
चित्रों का काल क्या है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। प्राचीनतम चित्रों का काल क्या है? ठीक है, जो प्राचीनतम चित्र वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, जो प्राचीनतम जैसे इसमें अजंता में क्या है ना 29 गुफाएँ हैं जिसमें 1 से लेके 2 गुफा है, फिर 9-10 गुफा है, ठीक? अजंता में और फिर 16-17 गुफा है, ठीक? आगे आ जाते हैं। 48 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 49 है। मिला लेते हैं जो प्राचीन नाम दिए गए, नगरों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, फिर उसके बाद उस काल में जो चेंज हुए थे और आज की तारीख में उनको हमको एक समन्वय बिठाना है या उनको समतुल्य बताना है। अजयमेरू जो नाम है वो राजस्थान का था पहले, किसका? राजस्थान का। भृगु कच्छ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, गुजरात, ठीक है। प्राग्ज्योतिष या कामरूप किससे? असम से। शिशुपालगढ़ उड़ीसा, ठीक है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा। तो ए का 4 है, तो इसमें यही ऑप्शन है डी, ठीक है। ए का 4, बी का 2, सी का 1। अगला है हमारा 50, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मेसग दुर्ग का वर्णन किया है? कर्टियस, प्लिनी, एरियन और मेगास्थनीज। तो ये किया है दोस्तों कर्टियस ने, ठीक है। 50। 51 पे है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी और जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है, ठीक है। ये थे प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त और सर्वतात और पुष्यमित्र। किसने किया था? जैसे पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा प्रवरसेन, बात करते हैं प्रवरसेन की। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, यज्ञ। और एक क्या था? वाजपेयी यज्ञ किया था, वाजपेयी यज्ञ, ठीक। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसने? सम्राट की उपाधि। प्रवरसेन प्रथम एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि को धारण किया था। तो ये प्रवरसेन प्रथम है, ठीक। अगला है 42, पुलिकेशन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख किया गया है? पुलिकेशन के जो ऐहोल अभिलेख है उसमें हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख किया गया है? यह है अश्वसेना, रथ सेना, गज सेना और पैदल सेना। एक दो सेकंड पानी पी लिया जाए। 51 का है। 52 का सी, बिल्कुल ठीक है। 52 का सी, गज सेना की बात कही गई है। अगली चर्चा है 53, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जो विदेशी यात्री थे उनको हमको तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इत्सिंग, ह्वेनसांग, फाहियान और मेगास्थनीज। तो व्यवस्थित कर लेते हैं। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, फिर इत्सिंग। यानी कि 4-3-2-1, 4-3-2-1। 53 का सी। 54 है, 54 है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए उसे आत्महत्या माना है? किस महाकवि ने? ठीक है, कालिदास ने, बाणभट्ट ने, शूद्रक ने और भास ने। ठीक है, ये कहा बाणभट्ट ने। बाणभट्ट अगर ना दिया हो, इन केस अगर बाणभट्ट नहीं दिया है, इन केस, तो मेधा तिथि अगर लिखा हुआ हो, मेधा तिथि, ठीक है, मेधा तिथि ने भी इसको आत्महत्या माना है। ठीक, 53 का सी। बाणभट्ट और मेधातिथि ने दोनों इसको आत्महत्या माना है। 54 का बी। 55 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पश्चिम भारत की शक सत्ता का पूर्णतः विनाश कर दिया गया और उसका भूभाग गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक है जो कथन दिया गया है। कारण क्या कर लेते हैं? इसने भूमध्य सागर क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को सुगम बना दिया। ठीक। जैसे जैसे आप जानते हैं जो शकों का जो शासन था वो गुजरात, सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो इन्होंने उनको पराजित करने के बाद पे जो भृगुकाच था, बहुत सारे जो भड़ोस था, जो बहुत सारे जो पत्तन थे उन पे अधिकार कर लिया, तो वहाँ से इनका जो व्यापार था भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ सुगम हो गया था। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता भी नज़र आता है।
56 भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्मन जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? बोधि धर्मन, ठीक है। एकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यतावाद और अनेकांतवाद, ठीक है। तो ये किसका अनुयायी था? सर्वस्तिवाद, ठीक है। सर्वस्ति देखिए घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। सर्वस्तिवाद या महायान शाखा, ठीक है। महायान शाखा भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। 57 ध्रुवाधिकरण का क्या अभिप्राय था? ध्रुवाधिकरण एक अधिकारी था गुप्ता डायनेस्टी में, उसका क्या अभिप्राय था? हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान, धान्य में राजा के अंश का संग्रहण करने वाला, ज्योतिषी और तारों से दिशा का ज्ञान करने वाला नाविक। ध्रुवाधिकरण की बात हो रही है तो ध्रुवाधिकरण क्या था? धान्य में राजा के अंश का संग्रहण करने वाला। ये राजस्व, भू राजस्व ग्रहण करता था। क्या होता था? भू राजस्व इकट्ठा करता था, फिर उसको राजकोष में जमा करता था। 58th क्वेश्चन है दोस्तों। तो 58 क्वेश्चन से पहले मैं छोटी-सी रिक्वेस्ट यही है कि दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, तो आप सभी लोगों से मेरा छोटा-सा रिक्वेस्ट बस यही है कि प्लीज़ इसको सर्कुलेट कीजिए, इसको थोड़ा-सा स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, भाई-बंधु जो भी आप तैयारी में कर रहे हों, जो तैयारी में हों इस प्रकार की, उनको अगर आप शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सीधी-सी बोल रहा हूँ, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और और आप लोग टेलीग्राम पे भी हमको जॉइन कर सकते हैं। लगता है ये इंस्टाग्राम डिलीट मानना पड़ेगा। बार-बार इंस्टाग्राम नाम निकल आता है, क्या है ना आजकल वही ज़्यादा चल रहा है। रील्स का ज़माना है भाई। किसने कहा कि पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होगा, उसके बाद उसकी पुत्रियों का। ये किसने कहा है दोस्तों? नारद ने, बृहस्पति ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने। किसने कहा? ये कहा याज्ञवल्क्य ने, ठीक है। किसने कहा है? याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका ज़िक्र किया गया है, ठीक। नारद ने स्त्री की द्वितीय पति प्राप्त करने की अनुमति दी है। जो नारद स्मृति है उसमें नारद ने स्त्री को द्वितीय पति प्राप्त करने की अनुमति दी है, यानी कि पुनर्विवाह करने की अनुमति दी है। यदि उसका प्रथम पति नपुंसक हो, जाति से पतित हो गया हो, मर गया हो, प्रव्रजित हो गया हो। प्रव्रजित मतलब घर-वर छोड़ के भाग गया हो, ठीक। तो केवल 1, केवल 2, 3, केवल 2, 3, 4 और डी 1, 2, 3, 4। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, ठीक, डी। 59 का डी। चलिए आगे चलते हैं। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? दासों की जो मुक्ति है, दासों को किस प्रकार से मुक्त किया जा सकता है, उसकी जो मुक्ति है सर्वप्रथम उसका निरूपण कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में, यज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में और देवल स्मृति में। ठीक है, ये मिलता है सबसे पहले नारद स्मृति में। और नारद स्मृति में लगभग 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया, 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें 5 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। और देवल स्मृति क्या था? देवल स्मृति जो लोग हिंदू धर्म त्याग कर चुके थे और दूसरे धर्मों में चले गए थे या फिर उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, जो ये काफ़ी बाद की स्मृति है। इस्लाम ग्रहण कर लिया था तो उनको वापस में हिंदू धर्म में लाने के लिए देवल स्मृति में उसके जो कह सकते हैं कि जो किस प्रक्रिया को ज़िक्र किया गया है। 61 है, निम्नलिखित में से कौन निपुत्र 60 का सी, ठीक है, सी लगाएँगे हाँ। 60 का सी, निम्नलिखित में से कौन निपुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है? ये होगा डी, ठीक है। वही सिंपल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 62 है, दास प्रथा के संबंध में किस स्मृति में सबसे अधिक विस्तृत विवरण दिया हुआ है और उसके लेखक का नाम क्या है? सबसे अधिक जो विस्तृत विवरण किसमें मिलता है दोस्तों? वो मिलता है मनु में, यज्ञवल्क्य में, नारद में और बृहस्पति में। किसमें सबसे विस्तृत विवरण दिया गया? अर्थशास्त्र से 9 प्रकार या 5 प्रकार के दास है। नहीं, अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने, 5 प्रकार के, ठीक। तो ये है नारद। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया और अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ध्वजाहत और उदरदास और 3 और थे, मुझे याद नहीं आ पा रहे हैं अभी। ठीक है, वृष्टि का तात्पर्य क्या था? शिल्पियों पर लगाया गया कर, व्यापारियों पर लगाया गया कर, भुगतान के साथ करवाई गई मजदूरी और बिना भुगतान के करवाई गई मजदूरी, विष्टि, ठीक है।
ये था बिना भुगतान के करवाई गई मज़दूरी, यानी कि उन्हें बंधुआ मज़दूर की तरह, जब बंधुआ मज़दूर हुआ करते थे, उस प्रकार से उनसे काम लिया जाता था और उसे किसी प्रकार का उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता था। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर कन्या के पिता को एक गौ मिथुन देता देता था, गौ मिथुन देता था, ठीक है? आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापात्य विवाह, ठीक? तो ये था आर्ष विवाह, ठीक? और इसके 4 विवाह तो थे, इसके अलावा और भी 4 विवाह थे। टोटल कितने थे दोस्तों? टोटल 8 प्रकार के विवाह थे, ठीक है? टोटल 8 प्रकार के विवाह थे। इसमें से अ, एक और था असुर विवाह, ठीक? एक राक्षस विवाह और एक गंधर्व विवाह, ठीक है? और एक था पैशाच विवाह, ठीक है? कभी-कभी ये सब पूछ लिए जाते हैं, जैसे जैसे असुर विवाह क्या होता है? क्रय करके, ठीक है? क्रय कर लिया जाता है, क्रय करके, ठीक है? राक्षस विवाह जोर-जबरदस्ती करके, जोर-जबरदस्ती करके, ठीक है? या अपहरण करके, ठीक है? अपहरण करके, राक्षस विवाह। ये अपहरण करके लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपहरण, अपहरण करके। गंधर्व विवाह तो यार तुम लोगों को पता ही होगा, प्रेम विवाह, ठीक है? पैशाच विवाह क्या होता था? किसी के महिला के साथ जोर-जबरदस्ती या फिर उसका सील भंग करके उसके साथ विवाह करना। जोर-जबरदस्ती भेंग करके करके शादी, ठीक है? विवाह करना। ये जो विवाह था सबसे निकृष्ट प्रकार का विवाह माना जाता था। और बाकी ये 4 विवाह सबसे उच्च माने जाते थे, चारों निकृष्ट थे, लेकिन निकृष्टों में भी निकृष्ट था पैशाच विवाह। और चूँकि आप उसको देख रहे होंगे, मतलब आज की तारीख में अगर देखा जाए, किसी महिला के साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष उसके साथ रेप करता है और फिर रेप करने के बाद वो अपनी मतलब जेल जाने से बचने के लिए वो ये महिला से कहता है कि चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, ठीक है? तो वो विवाह पैशाच विवाह में आ जाता है। हालाँकि अभी मैं कुछ समय पहले शायद पिछले साल की बात है, मैं एक चीज़ देख रहा था, एक महिला थी, उसके साथ रेप किया गया और पता नहीं किस स्टेट की कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उस पुलिस को जिस 5 प्रकार का ही है, अभिनव 5 प्रकार के दासों का ही प्रयोग किया गया है, क्लियर है ये, ठीक है? तो उन्होंने जिस महिला का रेप जिस व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति को उस महिला के साथ शादी करने का फरमान जारी कर दिया। वाह रे कोर्ट! निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्त्री अलवर संत है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्त्री अलवर संत है? अड्डाल, मधुर कवि और पेरुमल और तिरुप्पान, ठीक है? कौन-सा? ये थी अड्डाल, ठीक है? इसे मतलब दक्षिण की मीरा भी बोला जाता है। अभिनव क्लियर तो मुझे 100% है, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं इसको एक बार और चेक कर लूँगा। नहीं, ये 5 प्रकार के ही होते हैं। 5 प्रकार के मैंने बताया ना, 5 प्रकार के दासों का उसने उल्लेख किया है कौटिल्य ने, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार देख के फिर से बता दूँगा। शूद्रों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शूद्रों के विषय में रोज़, हेलो 2005। हेलो, स्वागत है आपका रोज़। वैदिक काल में शूद्रों के विषय की चर्चा हो रही है। शूद्रों के विषय में क्या ठीक है? हाय। वैदिक काल में दास तथा श्रमिक थे। सर किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं? ये जो एग्ज़ाम है, ये जो एलटी ग्रेड होता है ना, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट, और इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लगभग सभी के लिए सेम पर्पज़ से काम आता है। आप किस क्लास में हैं? आप किस उसके एकेडमिक में हैं या कि प्रिपरेशन में हैं आप अभी? चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल में 2 वे दास एवं श्रमिक थे, शूद्रों की चर्चा हो रही है और शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। ये बिल्कुल ठीक है, उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता शतपथ ब्राह्मण। थर्ड है, कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। वार्ता, ठीक है, वार्ता की अनुमति देते हैं, ठीक। और पूर्व मध्यकाल में वो सत और असत वर्गों में विभाजित थे। सत और असत वर्गों में विभाजित थे, तो ये सभी सही है, ठीक। क्या है? ये सभी सत्य हैं।
ये जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये मुख्य रूप से जो एलटी है, जिसमें सोशल साइंस से देते हैं, इसके अलावा जो पीजीटी है, जीआईसी प्रवक्ता का जो पीजीटी है प्रवक्ता के लिए, उसके अलावा यूजीसी नेट के लिए जो इतिहास की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग ये है। इसके अलावा जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, वनडे के लिए नहीं है। थोड़ा वनडे में थोड़ा-सा इस प्रकार के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक? 60 निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचमाकरों का विधान है? किस संप्रदाय में पंचमाकरों का विधान है? कौल, पशुपात, शैव सिद्धांत और त्रिक। कौल, पशुपात और ठीक है? किसमें विधान है? ये विधान है कौल में, ठीक है? कौल संप्रदाय में। पंचमाकर जिसमें मतलब मुद्रा, मैथुन, मत्स्य, मांस, ठीक है? इस प्रकार के जो पंचमाकर के उनका प्रयोग कौन करता था? कौल संप्रदाय के लोग। कौल संप्रदाय भी एक तरीके से शैव मतावलंबी था। जैसे कौल हो गया, कपालिक हो गए और पशुपात हो गया। आई एम बैंकिंग स्टूडेंट। ओके। तो आईबीपीएस का पेपर तो मेरे ख्याल से काफ़ी अभी फॉर्म हाल में ही तो आए थे जहाँ जहाँ तक मुझे याद हो। गुप्तोत्तर काल कर प्रणाली का सबसे अधिक असामान्य लक्षण था हाथियों पर कर, लोक मनोरंजन के स्थानों पर कर, भाग लागू करना, पूजा स्थलों तीर्थों पर कर एवं शुल्क। गुप्तोत्तर कल कालीन कर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, बैंकिंग स्टूडेंट, ठीक है, अच्छी बात है। बैंकिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में 2014 में और उससे पहले मैं एग्जाम दे चुका हूँ और इंटरव्यू मैंने फेस किया था 2014 में। हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गुप्तोत्तर कालीन कर प्रणाली का सबसे अधिक असामान्य लक्षण है हाथियों पर कर, लोक मनोरंजन के स्थानों पर कर और भाग लागू करना, पूजा स्थलों, तीर्थ यात्रा। ये आई एम 68 का बी। अभिनव 68 का बी। अच्छा, 68 का बी नहीं है अभिनव, 68 का डी है। पूजा स्थलों, तीर्थ यात्रा पर कर एवं शुल्क। ठीक, ठीक है। पूजा स्थलों, तीर्थों पर कर एवं शुल्क, ये इसकी जो मतलब एक तरीके से जो असामान्य सा लक्षण है, जो आप लोग कह सकते हैं कि ये उस समय ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन क्या है ना, देखिए जो शासक वर्ग होता था उस दौरान वो हर तरीके से ये चेष्टा करता था कि वो अपने जो राजस्व है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि वो जब तक राजस्व नहीं बढ़ाएगा, जो और लोक हितकारी जो कार्य हैं, जो सैनिक व्यय हैं, उसको कैसे पूरा करेगा, ठीक? तो उसके लिए वो माध्यम ढूँढते थे किस प्रकार से, कहाँ से, क्या-क्या अर्न किया जा सकता है। 69 गुप्तोत्तरकालीन अभिलेखों में पाए जाने वाले निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। भोग, उपारिकर, उद्रंग और भाग। ठीक है, निम्न करों पर विचार करना है। तो ये सभी चारों राजस्व संबंधी शब्द हैं। केवल 2, 3, 4 राजस्व संबंधी शब्द है, केवल 1 और 4 राजस्व संबंधी शब्द है और केवल 1। ठीक है, तो ये सभी हैं चारों। रोजी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर आईबीपीएस एग्जाम और बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, जो जो भी आपने चूज किया हो। अब तो मेरे ख्याल से कुछ बैंकें इंडिविजुअल भी कराने लगी है, कुछ आईबीपीएस से हट गई हैं जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन तैयारी में लगे रहिए, हो जाएगा। थोड़ा सा आप पहले से वैकेंट बहुत कम आने लगी हैं, थोड़ा इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। अदरवाइज 2014 तक अच्छी वैकेंसी आती थी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित करना, सेम क्वेश्चन आ गया यार ये तो। 4, 3, 2, 1। ठीक है, 4, 3, 2, 1, 70 का सी। अगला है हर्ष के शासन के समय बल्लवी का राजा कौन था? हर्ष के शासन के समय जो बल्लवी है उसका शासक कौन था? हर्ष के शासनकाल की बात हो रही है। 70 का सी। ठीक है, हर्ष के शासनकाल में, ठीक, हर्ष के शासनकाल में जो बल्लवी का शासक कौन था उसकी चर्चा हुई है। शशांक, ध्रुवसेन सेकंड, भास्कर बर्मन और पुलिकेशिन द्वितीय। हर्ष के शासनकाल में तो ये था ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय बल्लवी का शासक था, वो इनका मित्र भी था। इसके अलावा भास्कर वर्मन कहाँ का था? आसाम का। ठीक, शशांक शशांक कहाँ था? बंगाल का। पुलिकेशिन कहाँ था? दक्षिण भारत। अम, नहीं, कोई बात नहीं, लगे रहिए। ठीक है, तो 71 का बी है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। जो इस पे ऐसे टिक लगा है ये आंसर है। ठीक है,
ये भास्कर वर्मन मैंने बता दिया है, ये उसके साथ वहाँ के शासक थे। कहाँ के? आसाम के। ये भास्कर वर्मन से इनका मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है सर। चलिए बढ़िया है, हिस्ट्री पढ़ी है तो फिर बने रहिए क्लास में, अटेंड करते रहिए और जहाँ करेक्ट करना होगा मैं कर ही दूँगा। अच्छा ही रहेगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। उल्लेखित अधिकारियों की सूची 2 में विभाग में हमको सुमेलित करना जो विभाग दिए हुए हैं। ठीक है। कंचुकी था और दूसरा अधिकरण ये ध्रुवाधिकरण होगा। ध्रुवाधिकरण, ठीक है। महासंधि विग्रहक है, गलत लिखा हुआ है, और सार्थवा है, कंचुकी, ठीक है। ये स्त्री स्त्री मान लो, स्त्री का जो हरम के प्रमुख, ठीक। मिलाप कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले कंचुकी क्या था? कंचुकी था जो स्त्री का जो हरम प्रमुख था, जो ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा तो मैं भी क्लास को ज़रा वो समझूँगा कि हाँ, मेरा क्लास भी सफल हो गया, लेकिन मुझे लगता है आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। हालाँकि क्वेश्चन उस हिसाब के नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से इनका लेवल काफ़ी अच्छा है और उनसे वनडे के एग्ज़ाम से। खैर लेकिन आपके फ़ायदे के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएँगे अगर देखेंगे तो। खैर ध्रुवाधिकरण क्या था? ध्रुवाधिकरण राजस्व विभाग का प्रमुख था जो क्या भू राजस्व इकट्ठा करता था। इसके अलावा महासंधि विग्रह क्या था? वो युद्ध एवं शांति का मंत्री हुआ करता था गुप्ता डायनेस्टी में। इसके अलावा सार्थवा क्या था? सार्थवा जो व्यापारियों का प्रमुख होता था। जो व्यापारियों का एक वो कहते हैं कि जो कारवां जाता था, उस कारवां को जो लीड करता था, जो प्रमुख होता था, वो सार्थवा कहलाता था। मिला लेते हैं, ए का फर्स्ट है, बी का 4 है, ए का फर्स्ट है, बी का 4 है और सी का 2। तो ये है, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। कुमारगुप्त के शासनकाल में बसाड़ वैशाली का राज्यपाल कौन था? कुमारगुप्त के शासनकाल में बैसाड़ या वैशाली का राज्यपाल कौन था दोस्तों? तो वो था पुरुगुप्त, गोविंदगुप्त, वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त सेकंड। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल की बात हो रही है, तो ये थे गोविंदगुप्त। कौन थे? गोविंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल के। मैं पहले बता चुका हूँ, कुमारगुप्त के शासनकाल के अभी तक लगभग 18 अभिलेख हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इफ यू इंटरेस्टेड देन नाउ, ठीक। अदरवाइज लोगों के लिए बहुत बोरियत हो जाता है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर आपको इसको कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत आनंद मिलेगा और दूसरी बात, आप बहुत सारी चीजें जान भी जाएंगे। ठीक। 73 का बी, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में 73 का बी, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से फिर वही क्वेश्चन आ गया, कोल, पशुपात, शैव सिद्धांत और त्रिक, पंच माकड़ों का जो विधान किया गया है, तो विधान किया गया कौल संप्रदाय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित पल्लव रथों में सबसे छोटा कौन सा है? कुछ एक क्वेश्चन ऐड हुए हैं, हालांकि जो दक्षिण भारत को जब हम कवर करेंगे, इसमें से इसमें से और बहुत सारे हिस्से आपको मिलेंगे उसमें। तो पल्लव जो रथ थे महाबलीपुरम के, ठीक। निम्नलिखित रथों में से सबसे छोटा रथ कौन सा? द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ और धर्मराज रथ। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा था दोस्तों द्रौपदी रथ। ठीक है, सबसे छोटा कौन था? नेहा चौहान, द्रौपदी रथ, बिल्कुल ठीक है। सबसे छोटा द्रौपदी रथ था और सबसे बड़ा कौन सा था? धर्मराज। सबसे बड़ा धर्मराज था और सबसे छोटा कौन सा था? द्रौपदी। रोज 75 का है ए, ठीक है, द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा था और सबसे बड़ा कौन सा था? धर्मराज रथ। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम कौन सा था? सबसे बड़ा युधिष्ठिर, भाई धर्मराज, जिसको हम लोग धर्मराज बोलते हैं। ये अगर युधिष्ठिर उसकी जगह लिखा हो तो भी कोई इशू नहीं है, अगर धर्मराज लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक। अब जानते होंगे युधिष्ठिर को धर्मराज भी बोला जाता है। ठीक है, युधिष्ठिर को धर्मराज भी बोला जाता है। 76 फाहियान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम क्या था? ठीक है, कौड़ी, द्रह्म, पर्ण और दिनार। ठीक, तो ये था कौड़ी, ए 76 का ए। रोज 76 का है और नेहा चौहान बिल्कुल ठीक है, आप दोनों के आंसर ठीक है। और यही बताइए, जो दिनार इस समय एक मुद्रा यूज होती थी, ये किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा में इसको बोला जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
जो दिनार है, जो उसमें यूज़ हुई थी होती थी, इसमें गुप्ता डायनेस्टी में एक मुद्रा, उसको किस लैंग्वेज से लिया गया है? किस लैंग्वेज की वो भाषा से हमने उठाया है उसको दिनार? निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत की विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। लैटिन भाषा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। वहाँ चांदी के सिक्के पहले से ही प्रचलित थे, ये बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत की जब विजय प्राप्त की थी, शकों को हराया था, तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही चांदी के सिक्के चलाए हुए थे शकों ने, तो उन सिक्कों को ही इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उन्होंने वहाँ से दोबारा से जारी किए थे। स्वर्ण मुद्राएँ लैटिन दिनार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लैटिन, बहुत अच्छे, लैटिन बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों सही और आर ए का सही उल्लेख भी करता है। 78 सती प्रथा का सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का, ठीक? तो ये है ऐरण में, गंगाधर में, जूनागढ़ में और भीतरी में। ऐरण हो गया, गंगाधर हो गया, जूनागढ़ और भीतरी हो गया सती प्रथा का। तो ये हो गया ऐरण अभिलेख, ठीक है? तो क्या हो गया? ऐरण अभिलेख। सकारी विक्रमादित्य, हाँ बिल्कुल ठीक है, सकारी विक्रमादित्य। सकारी उनको इसलिए बोलते हैं जब उन्होंने शकों को पराजित किया था। ऐरण, ठीक है, सी। रोज इसका सी नहीं, इसका ए है, ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का है, ठीक है। ये अभिलेख किसका है? भानुगुप्त। भानुगुप्त का अभिलेख 510 ईस्वी का, 510 ईस्वी का। एक सैनिक मरा, एक युद्ध में एक सैनिक की डेथ हुई थी, गोपराज नाम के एक सैनिक की डेथ हुई थी, तो उस सैनिक के साथ उसकी पत्नी भी साथ में सती हो गई थी। तो ये सबसे पहले प्रमाणिक उल्लेख है, मतलब डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंटेड है, इससे पहले भी ऐरण भानुगुप्त गोपराज की पत्नी, बिल्कुल ठीक है। 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, ब्राह्मणों ने, कायस्थों ने। 7वीं शताब्दी के बाद सबसे अधिक विरोध किसने किया था? ऐरण, ठीक। 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? बिल्कुल, जब मैंने स्टार्टिंग में कुछ तथ्य बताए थे, उन तथ्यों को मैं इस चीज को बताया था। सबसे अधिक विरोध किसने किया था? क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, ब्राह्मणों ने, कायस्थों ने। 79 का डी, बिल्कुल ठीक है, कायस्थों ने। अ, ठीक। जैसे कायस्थों का जब सबसे पहली बार जो जिक्र आता है, वो किसमें आता है? यज्ञवालक स्मृति में आता है, यज्ञवालक की स्मृति में, ठीक है। यज्ञवालक स्मृति में सबसे पहला जो उल्लेख आता है। लेकिन जब एक जाति की बात होती है, तो जाति के रूप में ओशनो स्मृति में आता है, ओशनम स्मृति में, एक जाति के रूप में, ठीक है। ओशनो स्मृति में एक जाति के रूप में उनका पहली बार उल्लेख आता है, बिल्कुल ठीक है, कायस्थ। और यज्ञवालक की स्मृति में सबसे पहली बार। हर्ष का समकालीन शासक कौन था? हर्ष का समकालीन शासक कौन था? बिंबिसार, भास्कर वर्मन, अजातशत्रु और रुद्रसेन। समकालीन शासक कौन था? तो समकालीन शासक अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया, भास्कर वर्मन। कहाँ का शासक था? ओसनम, हाँ, यज्ञवालक की ओसनम, बिल्कुल ठीक है, यज्ञवालक की एवं ओसनम। भास्कर वर्मन कहाँ के शासक थे? आसाम के, कामरूप के, ठीक। 80 का बी। 81 है, निम्नलिखित प्रश्न दो कथनों पर आधारित है। पहला कथन व्याख्या, दूसरा कथन उसका सही उत्तर हमको चुनना है। रोज इसका ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है, इसका बी है, ठीक है, 80 का बी है, रोज 80 का बी आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा, आप ट्राई कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। गलत हो तो निराश मत होइएगा, पहली बात, गलत हो तो निराश मत होइएगा, क्योंकि ये पेपर उस प्रकार का नहीं है। हाँ, मेरी रोज 10 बजे से क्लास होती है, ठीक है, रोज 10 बजे से क्लास होती है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। और हालांकि इससे पहले बहुत सारे लेक्चर ले चुका हूँ मैं, ये थोड़ा सा मर्ज करके ले रहा हूँ, ताकि जो एलटी ग्रेड के जो बच्चे हैं, उनका जो एंशिएंट हिस्ट्री उनके पेपर से पहले कंप्लीट करा दूं जल्दी से जल्दी, ठीक। तो ये गुप्ता डायनेस्टी और उसके बाद के जो बातें हो रही हैं, उसके बाद एक दो लेक्चर और होंगे, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक। 81 क्या कहता है? उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांशतः शूद्र माना जाता था, ठीक। और जाति व्यवस्था में जनजाति वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे। ये बिल्कुल ठीक है, जो जाति व्यवस्था में जनजाति वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे, जो जनजाति वर्ग थे, वो क्या हो रहे थे?
वो जो दूसरी अन्य जातियाँ थी, उन जातियों में समाविष्ट हो रहे थे, जिससे क्या होता था, जो एग्रीकल्चर लैंड का जो डेवलप हो रहा था, जो विस्तार हो रहा था, जो फैलाव हो रहा था, भैया उसको काम करने के लिए कुछ और लोग भी चाहिए ना, एग्रीकल्चर उसमें अनाज उपजाने के लिए, उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमें व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो ये ए और बी दोनों सही है और दोनों एक-दूसरे की व्याख्या करते भी जाते हैं। खास तौर से जो विदेशी जातियाँ यहाँ पे आई थी शक, कुषाण, हूण वगैरह और यवन वगैरह, वो उन्होंने कई अलग-अलग धर्मों को अपना के यहाँ के बोथ करेक्ट हाँ, बोथ करेक्ट दोनों सही है, एक-दूसरे की व्याख्या भी करते नज़र आते हैं। 82 पे आते हैं। जो दर्शन है, कुछ दर्शन दिए गए हैं, ठीक है? उन दर्शनों के जो रचयिता हैं, उनकी बात हो रही है। तो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन आप सभी लोग जानते होंगे महर्षि गौतम का है न्याय दर्शन जिनको अक्षपाद भी बोला जाता है। महर्षि गौतम को अक्षपाद के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का है, ठीक है? और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का है और मीमांसा जैमिनी का है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का है, इनको उलूक भी बोला जाता है। महर्षि कणाद को उलूक भी बोला जाता है, अगर उलूक लिखा हो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक? ए का 4 ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1 इसका 82 का सी, ठीक? अच्छा कणाद ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था, लेकिन ये परमाणु सिद्धांत वो परमाणु सिद्धांत नहीं है जो आज की तारीख में जो है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहीं अगर किसी से बहस हो ये मत कहिएगा कि परमाणु सिद्धांत कणाद ने दिया था। ठीक है। कर्नाड का जो परमाणु सिद्धांत दिया है, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि संसार की संपूर्ण चीज़ें जो चीज़ें हैं, वो छोटे-छोटे कणों में विभाजित है और छोटे-छोटे कणों से मिलके हर चीज़ का निर्माण हुआ है। लेकिन कोई भी बड़ कण बगैर ईश्वर की इच्छा के मूव नहीं कर सकता। वो एक दार्शनिक व्याख्या है, ठीक है? ईश्वर को ध्यान में रख के वो दार्शनिक व्याख्या की गई है, ना कि वो कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी, उन्होंने ये एक चीज़ बताई थी, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने भले ही वो ईश्वर के रूप में की गई है, लेकिन उसकी जो व्याख्या की थी बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या थी। इसका हमें प्राउड होना चाहिए लेकिन ये साइंटिफिक नहीं थी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा रोज़। निम्नलिखित कथनों में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ठीक है। ए किसका है ये? 82 का ए है क्या? नेहा रोज़ 82 का ए बता रहे हैं क्या आप लोग? 83 का। 83 में मंदसौर, मूल स्थान कोणार्क और मडांग, ठीक है? कहाँ पे सूर्य मंदिर हैं, ठीक? तो ऑप्शन 1 और 3, 3 और 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर इन चारों स्थानों पे हैं, ठीक? इन चारों स्थानों पर सूर्य मंदिर हैं 83 का ए। नहीं रोज़ 83 का ए नहीं है, 83 का ए नहीं है, मंदसौर में भी सूर्य मंदिर है, कोणार्क में भी सूर्य मंदिर है, मडांग जो गुजरात है वहाँ भी सूर्य मंदिर है, मूल स्थान है वहाँ भी सूर्य मंदिर है। ठीक है, चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, 83 का डी बिल्कुल ठीक है अभिनव। मंदसौर रेशम बुनकर कोणार्क उड़ीसा, ठीक बिल्कुल ठीक है। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, कहाँ पर करता था? थानेश्वर में, कन्नौज में, प्रयाग में और बनारस में है। कहाँ पे करता था? तो ये दोस्तों करता था प्रयाग में, ठीक है? ये मेरे ख्याल से अगर जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ख्याल से महामोच परिषद इसको बोलते थे। जहाँ पे ये करता था महामोच परिषद, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ तो याद सही। सर 4 प्लेस पे हाउ? चा 4 प्लेस पे ऐसे सूर्य मंदिर हैं, ठीक है? जिस प्रकार से शिव मंदिर भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, विष्णु मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं, उसी प्रकार से सूर्य मंदिर भी बहुत सारे बने हुए हैं। और इन 4 स्थानों पे सूर्य मंदिर प्रेज़ेंट टाइम में मौजूद हैं, ठीक है? ऐसे है। ठीक है, परिवर्ती गुप्त शासकों सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। परिवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम व्यवस्थित करना है, तो कृष्णगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गया, गुप्त प्रथम हो गया और आदित्य सेन हो गया। जो परिवर्ती गुप्त शासक है, ठीक है? हालाँकि जो परिवर्ती गुप्त शासक हैं, जो जिन्होंने मगध पे शासन किया था, इस चीज़ को आपको बता दूँ, जो परिवर्ती गुप्त शासक हैं, इनका जो संबंध है, इनका संबंध जो गुप्ता डायनेस्टी से किस प्रकार से है, ये अभी भी उल्लेखित नहीं है। मंदिर एक ही होगा ना? नहीं, मंदिर चारों मंदिर हैं, लेकिन चारों अलग-अलग स्थानों पर उपस्थित हैं। सूर्य मंदिर
देखिए मंदिर क्या है, आप ये समझिए जैसे कि अगर अ, विष्णु मंदिर आपके क्षेत्र में कोई एक शिव मंदिर होगा। आप जिस शहर में रहती हैं, उस शहर में एक शिव मंदिर होगा ज़रूर। तो क्या वो शिव मंदिर इकलौता मंदिर है? उस शहर में और बहुत सारे शिव मंदिर होंगे। उसके अलावा दूसरे शहरों में भी शिव मंदिर होंगे। तो हमें ईश्वर सूर्य को समर्पित जो सूर्य मंदिर है, बहुत सारे सूर्य मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है? और एक एक प्रकार का सूर्य मंदिर आप जम्मू कश्मीर में भी देखते हैं, ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 85 परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। मिला लेते हैं कृष्णगुप्त, कुमारगुप्त, जीवितगुप्त फर्स्ट और आदित्य सेन। देखिए कृष्णगुप्त इसके पहले शासक थे। कौन थे? कृष्णगुप्त इसके पहले शासक थे। फिर उसके बाद कृष्णगुप्त के बाद जो शासक हुए थे वो हुए थे कृष्णगुप्त के बाद जो शासक हुए थे वो हुए थे हर्षगुप्त, सॉरी। कृष्णगुप्त के बाद शासक हुए थे हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के बाद शासक हुए थे जीवितगुप्त फर्स्ट। फिर उसके बाद कुमारगुप्त शासक हुए थे, कुमारगुप्त के बाद शायद दामोदर गुप्त हुए थे, दामोदर गुप्त के बाद माधव गुप्त हुए थे, माधव गुप्त के बाद आदित्य सेन हुए थे। ठीक? तो 1 3 2 4 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4 ये ठीक है, 85 का डी। चलिए अगले पे चर्चा करते हैं 86। अ, 85 का अभिनव बी नहीं 85 का डी है। 85 का डी है अभिनव। ठीक? कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब इतिहास में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, बहुत कम आए या फिर बहुत कम ना के बराबर आए हैं। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। अपसाड़ लेख में किसे असंख्य शत्रुओं का विजेता तथा अच्छे व्यवहार वाला या अच्छे वेश वाला कहा गया है? अपसाड़ अभिलेख में। ठीक? देवगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त प्रथम और माधव गुप्त। देखिए अपसाड़ अभिलेख क्या है ना, ये मैंने बताया है। अभिसाड़ अभिलेख बिहार में स्थित है। बिहार में किससे संबंधित है? ये आदित्य सेन से संबंधित है। आदित्य सेन से। ठीक है, जो उत्तरवर्ती गुप्त शासक थे, उत्तरवर्ती गुप्त शासक थे आदित्य सेन, उनका ये अपसाड़ लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट लेख है। ठीक है, और किससे संबंधित है? देवगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त फर्स्ट और माधव गुप्त। ठीक है, किसमें कहा गया है? असंख्य शत्रुओं का विजेता। तो रोजी इसमें से चारों गलत है। ठीक है, कोई भी सही नहीं है इसमें से। ठीक है, ये कहा गया है कृष्णगुप्त के लिए, कृष्ण गुप्त के लिए। कृष्णगुप्त को अपसाड़ अभिलेख में, अभिसाड़ अभिलेख में असंख्य विजेता कहा गया है। ठीक है, कृष्णगुप्त को। सर मेरा केवल टीजीटी है, मेरे में ये नहीं आते। अच्छा, कोई बात नहीं। कल को आप पीजीटीवी देंगे ना, यहीं पे थोड़ी ना रुकना है आपको। भाई पीजीटीवी देना है आपको, और यूजीसी नेट वगैरह भी दीजिएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोचिए। ठीक है, टॉप क्लास जॉब है। टीजीटी तक देखिए, अभिनव टीजीटी तक मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, और जैसे ही आपकी प्रिपरेशन 100% हो भी जाएगा, लेकिन रुकना नहीं है ना, आगे बढ़ते चलना है। ठीक? आगे है 87। गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के लिए निम्नलिखित में से 86 कृष्णगुप्त। ठीक है, आप इतिहास के टीचर हो क्या? हाँ, मैं इतिहास का ही टीचर हूँ। ठीक है, मैं हिस्ट्री हिस्ट्री का टीचर हूँ। गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? काश्तकारों के लिए, ग्रामीण काश्तों का, पूर्वी पूर्वी भारत की बात हो रही है। अग्रहारिण, कुटुम्बिन, महत्तर और भौगिक। ठीक? तो ये इसमें से है कुटुम्बिन और महत्तर, यानी कि ए 2 और 3। ठीक, इसका आंसर डी होगा, बी भी होगा, दोनों आंसर होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम कर दिए हैं। अग्रहारिण क्या होता था? जो ब्राह्मणों को गांव दान में दिए जाते थे, उनको अग्रहारिण बोला जाता था। धान्य बलोक क्या है? धान्य बलोक क्या है? ठीक है, ये है एक महाकाव्य, साहित्य शास्त्र पर लिखा एक ग्रंथ, एक नाटक, बौद्धिक ज्ञान मीमांसा का एक ग्रंथ। ठीक है, धान्य बलोक क्या क्वेश्चन किया है? अभिनव क्या क्वेश्चन किया है मतलब? 87 का डी। ठीक, तो ये धान्यवलोक है, साहित्य शास्त्र पर एक ग्रंथ है। धान्यवलोक क्या है? साहित्य शास्त्र पर एक ग्रंथ है। आगे चलते हैं 89 पर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग उसको खत्म करेंगे। ठीक है, ये कल हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, हालांकि इसको हम लोग कर लेते हैं।
जो कारवां का सरदार क्या कहलाता था? सार्थवा, ठीक है? श्रेणियों का जो संघ होता था, जो व्यापारी वर्ग होता था, उसका एक निगम होता था, उसको सिट्टी बोलते थे। उसका जो प्रमुख क्या होता था? उसको सिट्टी बोलते थे, ठीक है? शिल्पियों का एक वर्ग होता था, जिसका पूरा एक संघ होता था, जिसके अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते थे? जेट्टक, प्रमुख को। और व्यापारियों का जो संघ, श्रेणियों का जो संघ होता था, उसको जो अध्यक्ष वो तो श्रेष्ठी बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे भंडगारिक दे रखा है, तो ये इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होंगे। लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक? तो इसको हम लोग एक तरीके से ना ही करें तो ही अच्छा है, ठीक है? कन्फ्यूजन पैदा हो, क्या मतलब है? 90 है, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था? जजमानी व्यवस्था जो आज भी भारत में प्रचलित है, जजमानी व्यवस्था, ठीक है? यह है परवर्ती वैदिक युग, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्तोत्तर काल। जजमानी व्यवस्था की बात हो रही है, यह है गुप्तोत्तर काल में। ये जजमानी व्यवस्था आज भी चलती है, आप इस चीज को देखे होंगे कई जगह पे। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य प्राचीन भारत में सामंतवाद के विषय में ठीक है? रोज ए। 91 का, 90 का ए, 90 का रोज डी है, ठीक है? गुप्तोत्तर काल। 90 का डी है, गुप्तोत्तर काल रोज, ठीक? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य प्राचीन भारत में सामंतवाद के पहलू की व्याख्या करते हैं? राजा अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भू अनुदान देता था, ठीक है? सामंतवाद, ये बिल्कुल ठीक है। राजा अपने अधिकारियों को वेतन के बदले भू अनुदान देने लगा था, जिसकी वजह से सामंतवाद का बढ़ावा हुआ। एक सामंतवाद उभर के आता है। हालांकि सामंतवाद के जो बीज आप लोग देखते हैं कनिष्क के शासन काल में ही पड़ गए थे, और गुप्ता डायनेस्टी में वो और उभर के आए, और राजपूत काल में तो इसने तो आतंकी मचा दिया, ठीक? राजपूत काल में तो समझ लो बहुत सारे राज्यों का सत्यानाश करने में इस सामंतवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि इसके कुछ लाभ भी थे, लेकिन वो लाभ नुकसान की तुलना में बहुत नगण्य थे, ठीक है? कृषि कार्य शूद्र कृषकों द्वारा किया जाता था, ये भी ठीक है। कुछ शक्तिशाली सामंतों के भी अपने उप सामंत हुआ करते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है? तीनों ठीक है। अच्छा, सामंत का, जैसे सामंत का सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ था, मेरे ख्याल से अश्वघोष ने सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया था, सामंत शब्द का प्रयोग। 92 क्या कहता है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया, हमें बताना है कौन सा सही है। गुप्तोत्तर कृषि संरचना की विशेषता एक सामंती ढांचे का विकास था, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, इस काल में बड़े पैमाने पर भूस्वामी मध्यम वर्ग और आश्रित किसान वर्ग अस्तित्व में आए, ये भी सही है, और दोनों सही है। अगर स्पष्टीकरण की बात करें, आप समझिए जैसे कि जब गुप्ता डायनेस्टी के अंदर भू अनुदान है बहुत अधिक संख्या में बढ़ गए थे, और जिसकी वजह से जो शासक वर्ग के अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग उभर के आया जो कमजोर शासकों के होने पे उग्र हो जाता था, जगह जगह विद्रोह करता था। वही एक सामंत वर्ग, जिसको हम लोग सामंत वर्ग के नाम से जानते हैं। इसके पास खुद की सेना होती थी, ठीक है? हालाँकि ये राजा के प्रति वफ़ादार रहते थे, लेकिन वफ़ादार तभी तक रहते थे जब तक राजा अपनी महानता में बना रहता था। मतलब राजा अगर महान है, राजा अगर सख्त है, स्ट्रिक्ट है और स्ट्रॉन्ग है हर चीज़ में, तो ये उसको एक तरीके से गुलामी समझो। लेकिन अगर राजा थोड़ा-सा लूज़ होता था या कमज़ोर प्रकार का शासक होता था, तो ये उसको उल्टी मतलब पलट देते थे फट से। ठीक है? अपना जगह-जगह विद्रोह कर देते थे, अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करते थे। हालाँकि इससे लाभ ये हुआ था कि बहुत सारी जो लैंड इनके पास आई थी, इन्होंने उस लैंड का विस्तार किया, और वो लैंड कई लोगों को दी, उसमें लोगों को काम मिला, रोज़गार मिला, उनके थोड़ी जो आय में वृद्धि हुई, शूद्रों की जो आय में वृद्धि हुई, उनको ज़मीनें मिली, उनसे रोज़गार मिला, कुछ उनके लाभ भी थे, और जो प्रोडक्शन था वो अधिशेष में गया, यानी सरप्लस में प्रोडक्शन गया, जिससे व्यापार में भी सहायता मिली, ठीक? तो बहुत सारे कुछ लाभ भी थे, लेकिन नुकसान की तुलना में लाभ बहुत कम थे। 93 किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती है? परमार, पल्लव और गुप्त और चंदेल। गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं, ये आती हैं गुप्ता में, ठीक है? गुप्ता डायनेस्टी में जब मंदिर बनना स्टार्ट हुए थे, तब पहली बार गंगा और यमुना की आकृतियां उन्होंने अपने मंदिर में उकेरी थी, ठीक? 94 क्या है? निम्न में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है?
जो राजा हर्षवर्धन थे उनके द्वारा कौन-सा नाटक रचित है? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का। अ, 4-6 क्वेश्चन और रह गए हैं, हाँ, थोड़ा-सा लेट हो गया है करते-करते, नहीं तो इतना लंबा खिंचता नहीं हम लोगों का। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का दोस्तों ये तीनों हैं, ठीक है? तीनों इनके द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। आगे आते हैं 95 पे, 95 क्या कहता है? जो अ, कूट हमको सुमेलित करने हैं, कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो कथन कहे गए हैं, रोज़ डी, ठीक है? कौन-सा डी था क्या? हाँ, डी बिल्कुल ठीक है, रोज़ बिल्कुल ठीक है। और देखिए कौटिल्य क्या है? मिला लेते हैं जो मिलना है। कौटिल्य ने जो दासों के बारे में क्या कहा है? दासों के बारे में क्या है कौटिल्य ने? कौटिल्य ने कहा है कि कोई आर्य दास नहीं हो सकता। कोई आर्य दास नहीं हो सकता, उसको दास नहीं बनाया जा सकता। और मनु क्या कहते हैं? मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं गृहस्थ को अपने दास से विवाह नहीं करना चाहिए। 95 का सी, गृहस्थ को अपने दास से विवाह नहीं करना चाहिए। और याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? किसी को उसकी सहमति के बगैर दास नहीं बनाया जा सकता। ये कहते हैं याज्ञवल्क्य। और नारद क्या कहते हैं? दास 15 प्रकार के होते हैं। तो मिला लेते हैं, ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 1 है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और सी का 4, डी का 2। सी, 95 का सी। अभिनव बिल्कुल ठीक है 95 का। 96 है, भीतर गाँव का ईंटों का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गुप्त गुप्त स्मारक है। और निम्न में से कौन-सा स्थापत्य लक्षण वहाँ पाया जाता है? ठीक? तो चूने के गारे का जुड़ाई सामग्री के रूप में प्रयोग हुआ है। यथार्थ मेहराब का प्रयोग हुआ है और सजावट के लिए संगमरमर का प्रयोग हुआ है और पलंग के लाल भगवे पत्थर का प्रयोग हुआ है। कौन-सा सही है? लक्षण, ये लक्षण है यथार्थ मेहराब। जो हिंदू मंदिर बने थे उसमें इसमें मेहराब बनाने का पहला बार प्रयास किया गया है। जो स्पष्ट लक्षण उसमें मिलते हैं, जो हिंदू निर्माण कला थी उसमें यथार्थ मेहराब का प्रयोग सबसे पहले भीतर गाँव में मिलता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 97 है, गुप्त शासकों का सही क्रम लगाइए। जो गुप्त शासक थे उनको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त और ये हो गया बुद्धगुप्त होगा। बुद्ध, बुद्धगुप्त, ठीक है? और विष्णुगुप्त, ठीक है? हमको रोज़ बी सुमेलित करना है, ठीक है? बी बिल्कुल 96 का बी बिल्कुल सुमेलित करना है। पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त और विष्णुगुप्त, ठीक है? सबसे पहले तो पुरुगुप्त हुए थे, ठीक है? सबसे पहले पुरुगुप्त हुए थे, फिर उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय हुए थे और फिर कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त हुए थे, बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त हुए थे, बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त हुए थे, नरसिंहगुप्त के बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त, ठीक? अ, मतलब तो मिला लेते हैं 1 3 2 4 1 3 2 1 3 2 4, ठीक है? 97 1 3 2 4 97 का सी, 97 का सी, ठीक है? रोज़ 97 का सी है, ठीक है? 97 का सी, 97 का सी। जो क्रम मैंने बताया है वही है, ठीक? आगे आते हैं। 98 किस परवर्ती गुप्त शासक ने वैवर्तिक संघ नामक महादान बौद्ध संस्थान को दान दिया था? ठीक है? ये दान दिया था हर्षगुप्त ने, दामोदर गुप्त ने, वैन्यगुप्त ने और देवगुप्त ने, ठीक है? ये दान दिया था वैन्यगुप्त ने, ठीक है? वैन्यगुप्त कहाँ था उस समय? जो बंगाल था, बंगाल के शासक कौन थे? वैन्यगुप्त, ठीक है? बिल्कुल सही आंसर है डी का। वैन्यगुप्त बंगाल के शासक थे। इन्होंने जो देखिए बाद के जो परवर्ती बौद्ध शासक हुए थे जैसे पुरुगुप्त, बालादित्य, नरसिंह बालादित्य और दो दूसरे अन्य शासक थे जैसे वैन्यगुप्त और फिर भानुगुप्त, इसमें से ज़्यादातर बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे। उन्होंने बौद्ध संप्रदाय को काफ़ी महत्व दिया था। 99 सुमेलित करना है, ठीक है? जो विवाह मैंने अभी बताए थे, उन विवाहों को हमें सुमेलित करना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अक्सर पूछा जाता रहता है, तो मुझे लगता है आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। तो मिला लेते हैं दैव विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। हर चीज़ का हर उसका मतलब बता दूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे। दैव विवाह क्या होता था? जो 8 प्रकार के विवाह होते थे, ठीक है? 8 प्रकार के विवाह होते थे, उसमें 4 दिए हुए हैं। दैव विवाह क्या होता था? पिता एक पुरोहित को अपने यहाँ बुलाता था पूजा पाठ करने के लिए। पुरोहित उसको अगर सही से संपन्न कर देता था, तो पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता था। उसको क्या बोलते थे हम लोग? देव विवाह, ठीक? फिर उसके बाद आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था? नववधू का पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था दहेज में, ठीक? ये था बी का 1। फिर असुर विवाह क्या था? असुर विवाह होता था असुर असुर विवाह होता था, वर नववधू की कीमत देता था, उसको खरीद लेता था।
8 विवाह नहीं होते थे, 8 प्रकार के विवाह होते थे, मतलब टाइप्स ऑफ मैरिज, 8 टाइप ऑफ मैरिज। उनमें से 4 टाइप के ये थे, 8 विवाह नहीं होते थे, 8 प्रकार के विवाह होते थे, ठीक? तो और आसुर विवाह क्या होता था? वर जो वधु को कीमत देके खरीद लेता था। जैसा भई अभी आप सभी लोग बहुत लोग जानते होंगे, बहुत से लोग क्या होते हैं, हरियाणा के बहुत से ऐसे युवक हैं, ये इस प्रकार के विवाह दानव डायरी दानव डायरी, हाँ, ये उसी ठीक? दानव नहीं होता, दानव विवाह नहीं है कोई, ठीक? और राक्षस विवाह क्या होता था? नव वधु को बालक लाया जाता था और विवाह कर लिया जाता था। मतलब उसका अपहरण कर लेता था और उसके साथ विवाह कर लेता था। वही सर। नहीं, नहीं, वही नहीं है, दानव नहीं बोलना है आपको, ठीक? और इसके बाद अलावा एक जो निकृष्ट प्रकार का, जो सबसे घटिया प्रकार का विवाह माना जाता था, वो माना जाता था पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता था, किसी महिला के साथ उसके कौमार्य को भंग करके या उसका जो आज की तारीख में हम लोग कहें अगर उसके साथ रेप करके उसके साथ विवाह किया जाता था, उसको हम लोग पैशाच विवाह बोलते थे, तो सबसे निकृष्ट प्रकार का वो विवाह माना जाता था। तो ए का 4 है, बी का 1 है, ए का 4, बी का 1, सी का 5, डी का 2, ठीक? आ जाते हैं 100 पे। पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा मिली थी? पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा मिली थी? ये मिली थी अहनानुरु, शिल्पद्दिकारम, तोल्पक्यम और मणिमेखले, ठीक है? किसमें उसको प्रतिष्ठा मिली थी पत्नी पूजा में? पत्नी पूजा, ठीक है? हाँ, पैशाच विवाह, पैशाच नहीं होते खून चूसने वाले, ठीक है? उसी प्रकार से उसको पैशाच विवाह बोलते हैं, जिसमें महिला के साथ क्या ही बोले, मैं बता चुका हूँ बार-बार, नहीं उसमें थोड़ा-सा कहते हुए बड़ा ऑड सा फ़ील होता है। इस प्रकार के भी चीज़ें पहले भी होती हैं, आज भी हो रही हैं, ठीक है? पत्नी पूजा पूजा का जो उल्लेख मिलता है वो शिल्पद्दिकारम में मिलता है। किसमें मिलता है? शिल्पद्दिकारम में मिलता है। किसमें मिलता है? शिल्पद्दिकारम में मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नुपुर की कहानी, नुपुर की कहानी भी बोला जाता है। नुपुर की कहानी कौन इसके जो लेखक थे? इलंगो वाडिगल। आर्डिगल कौन इसके लेखक थे? इलंगो आर्डिगल इसके लेखक थे। इसके अलावा इसमें 3 पात्र थे, लव ट्रायंगल था। लव ट्रायंगल में कौन थे? एक कोवलन थे, उनकी पत्नी थी, पत्नी उनकी थी कन्नगी, कन्नगी, ठीक है? और एक नर्तकी थी, इनकी प्रेमिका माधवी, नर्तकी माधवी, ठीक है? ये इनकी प्रेमिका थे। इन तीनों की कहानी है, ठीक? इलंगो वाडिगल, बिल्कुल ठीक है, इलंगो वाडिगल, ये इनकी पत्नी थी, इन तीनों को कहानी दी गई है। आगे चलते हैं 101 पे। संगम साहित्य में गंधर्व विवाह को शब्दावली मिली है। गंधर्व विवाह आज की तारीख में जिसको हम लोग लव मैरिज बोलते हैं, ठीक है? उसको उस दौर में गंधर्व विवाह बोलते हैं, यानी कि प्रेम विवाह, ठीक? उसको क्या बोला जाता था संगम साहित्य में? पंचतिणे, पेरुंदिणे और पष्टतिणे और अष्टतिणे, क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था पंचतिणे। क्या बोला जाता था? पंचतिणे, 101। और 101 के बाद चीजें खत्म। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज जो रोज़ जी हैं, सबसे पहली बार आई हैं, तो उनका सबसे पहली बात तो हार्दिक अभिनंदन आपका। पत्नी के साथ बेवफ़ाई करने के बाद उसने अपने पति का साथ दिया था। हाँ, पत्नी के साथ बेवफ़ाई करने के बाद भी जो कन्नगी थी, उन्होंने अपनी पति का ही साथ दिया था, क्योंकि जो उनकी प्रेमिका थी माधवी, वो उनसे उनकी सारी संपत्ति लूट-खसोट ली और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया और उनकी पत्नी ने उनके साथ उन दौर में सहायता की। हालाँकि बाद में माधवी जो थी, माधवी ने अपने जो उनको बहुत ग्लानि हुई उस चीज़ की, बहुत पश्चाताप हुआ, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और जो उनसे कोवलन और जो माधवी से जो उत्पन्न पुत्री थी, मणिमेखले, बाद में उसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मणिमेखले में एक महिला के बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की कहानी दी गई है, जो इस शिल्पद्दिकारम के आगे की कहानी है। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, सबसे पहले तो रोज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा और हार्दिक अभिनंदन है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप लोग आए, बहुत-बहुत आभार और अच्छा लगा आप लोग इतने जब लोग आते हैं ना, थोड़ा एक जो कल भी होगी क्या क्लास? हाँ, कल भी 10 बजे से क्लास होगी, 10 बजे से आप फिर से क्लास होगी और
जब लोग आते हैं थोड़ा-सा अच्छा रहता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको अच्छा नॉलेज होगा। थोड़ा बहुत 19-20 तो सभी के पास चलता रहता है, लेकिन अच्छा रहता है, आंसरिंग होती है और उसमें कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, सीखने को मिलता है। आप लोगों के साथ-साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी 10 बजे और तब तक के लिए आप लोग आराम करिए और ध्यान रखिए, ठंड बहुत पड़ रही है और सुविधापूर्वक रहिए। और सबसे बड़ी बात अगर रोज़ कल आप आती हैं तो आपका कल फिर हार्दिक अभिनंदन रहेगा। नहीं आप अगर नहीं आ पाती हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर और फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। उसके बैंकिंग के एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको बहुत-बहुत क्या बोलते हैं उसको हिंदी में अ, शुभकामनाएँ, ठीक है? तो कल अगर आप सभी लोग आ पाएँ तो कल फिर एक आनंदपूर्ण क्लास होगी, बोरियत नहीं होगी आपको। ऐसा ना कि थोड़ा ये जो नाच गा के लोग पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ ऐसा। नाच गा के पढ़ाना थोड़ा-सा मेरे लिए बहुत टफ सा है या फिर बड़ी-बड़ी बातें करना, तो हम लोग जैसे बात करेंगे ना ईज़ी टू टॉक वो ज़्यादा बेहतर रहता है, एक सिंपल वे में बात करते हैं। ठीक। चलिए कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट। बहुत-बहुत आभार आपका फिर से और कल आप अगर आ सकें तो आप लोग फिर आइएगा। कल फिर एक सेशन होने वाला है, कल हम लोग देखिए उत्तर भारत बिल्कुल कवर हो चुका है, कल दक्षिण भारत की बात होगी, ठीक है? 100 क्वेश्चन दक्षिण भारत से हम लोग लेंगे जिसमें पल्लव शासक होंगे, चालुक्य होंगे और उनकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ होंगी। वास्तुकला की बात करेंगे हम लोग, ठीक? मेबी हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री का कल लास्ट लेक्चर हो, ठीक। गुड नाइट एवरीवन, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए थैंक यू वेरी मच।